पॉइंट क्या है? देखिए साहब, हम लोग कहते हैं कि इसमें अगर LHL इक्वल टू RHL होगा, यही था ना हमारी बात, यहां तक आगे थी पिछली बार, मेरे को जो याद है कि हम लोगों ने ये पता कर लिया था कि लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब क्या है कि x का मान जो है वो a के आसपास है। अगर इधर है तो a प्लस एच है और इधर है तो a माइनस एच है, और जो a माइनस एच है उसे अपन LHL और इसे RHL बोलेंगे, राइट है। तो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट लिखेगा, इफ x is equal to a, if x is equal to a lies within the domain, lies within the domain, then limit, ऐसे लिखना, limit x tends to a fx exists if LHL equal to RHL। लिमिट कब एग्जिस्ट मानी जाती है ए पर? जब LHL इक्वल टू RHL हो। जिसे अपन LHL कहते हैं वो अपने आप में f ऑफ a माइनस एच भी कह सकते हैं। तो इस तरह के नोटेशन से डरने की जगह समझना सीखें। ये बात आपके समझ में आई? LHL को हम लोग fa माइनस एच और RHL को fa प्लस एच भी बोल सकते हैं। कुछ बुक्स इन्हें ऐसे बोलने के साथ साथ ऐसा भी बोलती हैं, f ऑफ a माइनस जीरो इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस जीरो। समझ में आया? कुछ बुक्स इन्हें ऐसा भी बोलती हैं, f ऑफ a माइनस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस। इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये सब क्या है? LHL इक्वल टू RHL को ही बताने का तरीका है। यहां तक की बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक और बात, ये जहां पे आई मतलब ये सब LHL RHL के ही नोटेशंस हैं। मैंने जो लिखा वो LHL इक्वल टू RHL ही लिखा है, अलग अलग किताबों के तरीके से। अच्छा, अब यहां पे पहली बात ये आती है, सर ये H क्या चीज है? ठीक है ना। Here H is infinitely small positive quantity, right? It is infinitely small positive quantity। इसका रोल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके और मेरे बीच में कुछ नहीं है, हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हमारे बीच में कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं साहब आपके और मेरे बीच में करोड़ों एटम्स हैं, तो मैं दोनों बातें सही कह रहा हूं, हाँ या ना? तो ये सिर्फ आपके मेरे देखने का नजरिया है, दोनों ही बातें अपने आप में ट्रू हैं। आपके मेरे बीच में करोड़ों एटम्स हैं, लेकिन वो इन्फिनिटली स्मॉल, इसी वजह से हम आपको देख पा रहे हैं। क्या ये बात सही है? सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही गेम इधर भी है। कोई भी पूछे कि सर h टेंड्स टू तो जीरो है ना, ये तो इन्फिनिटली स्मॉल है ना, तो h टेंड्स टू जीरो तो फिर लगाते ही क्यों है? कई बच्चे पूछते हैं कि ये लगाते ही क्यों है कि नहीं? लगाते ही इसलिए ताकि मार्जिनली जो हल्का सा भी गेम अगर कहीं पे भी बदला जा सकता है तो ये पॉसिबल है तो बदल लें, ठीक है ना। इट इज इन्फिनिटली स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन मैंने इन्फिनिटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी बोला है ताकि आप में से कई लोग ये चीज भी क्लियर कर लें कि भाई जब भी कहानी में है ना h की बात होगी आप पॉजिटिव ही समझेंगे। इससे फर्क कहां पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि मान लीजिए जैसे किसी ने फ्रैक्शनल पार्ट में h ले लिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट में h का मतलब ये समझा जाएगा इट इज इन्फिनिटली स्मॉल क्वांटिटी। ऐसे ही समझ लो यूं कि जैसे मैंने आपको बोला 0.000 हाफने के बाद 1 नहीं है, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। इफ इट इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए ना कि फ्रैक्शनल पार्ट की खासियत ये है कि फ्रैक्शनल वैल्यू को एज इट इज निकाल देता है। तो इसका मतलब ये कि इसकी वैल्यू वापस क्या आ जाएगी? h। क्या आप ये बात समझ गए? श्योर? अच्छा जल्दी से फिर बता दो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस h क्या होगा? 1 माइनस h, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज को 1 में से घटा के बोलते हैं, राइट? इट इज 1 माइनस h। चलो ये तो बात हो गई, ठीक है ना। अच्छा एनीवे अपन आ रहे थे इधर h टेंड्स टू 0। और कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे को याद दिलाते जाना है आपको? हाँ, पॉइंट नंबर 4 पे के बाद 5 पे आ जाएगा, ठीक है ना। इफ x टेंड्स टू a या इफ x इज इक्वल टू a is
एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन, if x is equal to a is end point of the domain, if x is equal to a is end point of the domain, then we check LHL or RHL, then we check LHL or RHL, whatever available, LHL और RHL whatever available। हम लोग लिमिट निकालने के लिए गलती से भी है ना LHL इक्वल टू RHL एंड पॉइंट्स पे नहीं गाते। एंड पॉइंट पे तो जो हाथ लग गया वो एग्जिस्ट करता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। क्या कोई बात समझ में आई? जैसे क्या मतलब है सर इसका? जैसे मान लो लिमिट x टेंड्स टू 1, आपको पता चला cos इनवर्स x है, तो आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स x में इसका डोमेन -1 से 1 पे खड़ा है, और जिसमें ये जो 1 है ये एंड पॉइंट पर है। अगर ये एंड पॉइंट पे है तो आपको ये तो बात बहुत अच्छे से पता है कि x टेंड्स टू 1 का मतलब x इक्वल टू 1 तो नहीं होने वाला, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। इसका मतलब ये 1 नहीं है तो 1 से या तो छोटा है या बड़ा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर बाई द वे आप बड़े पे जाते हो तो 1 + h करते आप डोमेन से बाहर आ जाओगे, जहां ग्राफ ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आपके पास 1 + h अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो गया कि अब आप 1 के ऊपर बात कर रहे हो, इसका मतलब 1 माइनस पे बात कर रहे हो, और अगर आप 1 माइनस पे बात कर रहे हो तो इट इज cos इनवर्स x हो जाएगा। और जैसे ही आपने लिमिट x टेंड टू 1 - x 1 माइनस बोला, बाहर जाके आपको दुनिया को गाना पड़ेगा कि आगे से x नहीं रहा भाई, 1 - h हो गया है, क्योंकि 1 माइनस का मतलब यही समझा जाएगा। और फिर जैसे ही ये हुआ तो आपको cos इनवर्स में भी x की जगह 1 - h रखना पड़ेगा, और क्योंकि अब h की एंट्री हो गई है इसलिए लिमिट भी x के हाथों से चली गई। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 लगेगी, क्योंकि कहानी का किरदार ही बदल गया। नहीं है, h की एंट्री हो गई तो अब h पे लगेगी लिमिट। ये बात आपके पकड़ में आ गई? नहीं आई? अगर ये आ गई तो फिर h की जगह 0 भी रखा ही जाएगा। 0 रखा जाएगा तो ये cos इनवर्स 1 बनेगा, और 1 बनते ही आप तुरंत 0 बोल दोगे, हाँ या ना? तो इसका मतलब मैंने किससे काम चलाया? LHL से। मैंने इस जगह पे एग्जिस्टेंस के लिए RHL LHL नहीं देखा। मैंने ये नहीं गाया कि अगर बाय द वे 1 + h अवेलेबल नहीं है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने ये नहीं बोला। नहीं तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि LHL RHL में RHL ही नहीं है तो मैं क्या करूं, है कि नहीं? तो आपको ये पता होना चाहिए कुछ भी नहीं है तो आपको एंड पॉइंट पे खड़े हो तो आपको ये आप ही को समझना पड़ेगा कि कहानी में एक साइड से ही काम चलाओ। कहानी पकड़ में आ गई आपको? ठीक है, कॉपी होता है। ठीक है, इस चैप्टर में मैं बिल्कुल भी वेट वाले क्वेश्चन नहीं कराता, ना के बराबर कराता हूं। लेकिन अगले चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको कराता हूं, वो मेरे लिए लिमिट 2 है। ठीक है ना? मतलब हो सकता है कईयों की तो मतलब आंखों से आंसू आ जाए, ये वाली सिचुएशन। हालांकि नहीं है, इतना तो ज्यादा खींच रहा हूं मैं, है ना? लेकिन हाँ, पहले में तो आपको मजा आ जाएगा, लेकिन सेकंड के अंदर पूरी कोशिश होगी कि आप कहानी को पकड़ें, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी लोगों को 2-2, 3-3 दिन में खत्म करा दी जाती है। ठीक है, जबकि उसका कर्व भी नहीं पकड़ में आता लोगों के। सच्चाई है ना? तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, अपन इस पे बात करें तो पॉइंट नंबर 6 पे इसी से जुड़ी हुई एक और बात बस लिखवानी है और कुछ नहीं, कि वी चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट विद इन डोमेन ऑलवेज। वी चेक, लिख लीजिएगा फटाफट से, वी चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट विद इन डोमेन ऑलवेज। वी चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट विद इन डोमेन ऑलवेज। लिख लिया? हम लोग हर बार लिमिट की एग्जिस्टेंस डोमेन में चेक करते हैं, उसके बाहर नहीं देखते। ठीक है, यही बात मैंने वहां पे भी कहने की कोशिश करी थी। पॉइंट नंबर 7 पे आता हूँ। 7वां पॉइंट क्या है? ठीक है ना? 7वां पॉइंट भी बड़ा सिंपल सा है, इनडिटरमिनेट वैल्यूज। इनडिटरमिनेट वैल्यूज, हाँ भाई, ऐसी वैल्यूज जो अभी तक डिसाइड नहीं किया जा सकी कि इनके लिए क्या बोला जाए। वी हैव 7 मेजर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। हमारे पास में 7 फॉर्म्स हैं मेजरली। ठीक है, इसके सिवा तो बोलने में तो 20-22 भी हैं। ठीक है, 7 जो काम किए हैं उनमें से पहला नंबर पे आता है 0/0, सही है। सेकंड पॉइंट आता है 0 to the power 0, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आता है इन्फिनिट टू द पावर 0, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है इन्फिनिट इनटू 0, राइट है। फिफ्थ नंबर पे आता है 1 to the power इन्फिनिट। अगले नंबर पे आता है इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, राइट है।
और कितनी हो गई है 6, एक साथ ही बच गई, कौन सी है वो? इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, एग्जैक्टली राइट है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। खास तौर पे देखिएगा लिखते टाइम पे मैंने पूरी कोशिश करी है कि पहले सिर्फ शुद्ध 0 0 वाले लोग आ जाए, इधर से शुद्ध इनफाइनाइट इनफाइनाइट वाले लोग आ जाए, ठीक है, और बीच के अंदर इनफाइनाइट और 0 कॉम्बिनेशन आ जाए, नहीं है, ताकि आप चीज़ों को याद करें तो आपको याद रहे कि पैकेट्स ऐसे चल रहे थे, ठीक है, बीच में मिक्सिंग है। अच्छा, अब मैंने जो बात बोली उसी से जस्ट पलटूंगा, है ना, अगले पॉइंट के अंदर, लेकिन समझदार आदमी पकड़ लेगा बात को। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 इज अ बेसिक, बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपके सामने जो लिखने वाला हूं कि इफ इट इज एनी वैल्यू इज, इफ दैट इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, नहीं है? अगर कोई भी चीज अपने आप में लेस देन 1 है तो लेस देन 1 की पावर इनफाइनाइट 0 होता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर एग्जैक्टली 1 है तो एग्जैक्टली 1 की पावर इनफाइनाइट 1 होता है। अगर आपको ये बात समझ में आती है कि हाँ ये बात मैं सही कह रहा हूं, तो बिल्कुल सीधी सी बात है। इसका मतलब मैं यहां से अगर कल को ये बोल दूं कि π/4 की पावर इनफाइनाइट क्या है, बताओ क्या होगा? 0। π/4 3/4 है, ऑलमोस्ट 3/4 1 से कम हो गया, नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट x की पावर इनफाइनाइट बोलो, 0, कारण बोलो 1 से कम है ना, इसका आंसर भी 0, राइट है ना भाई? अच्छा, यहाँ ध्यान रखना, ये नेगेटिव पॉजिटिव सब चलता है यहाँ पे। कहानी में 1 से कम होने का मतलब -1 से 1 के बीच में होना है। कहानी के अंदर 1 से बड़ा होने का मतलब 1 से बड़ा उधर और -1 से बड़ा इधर होना है। हम नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर नहीं करते, हमारे लिए माइनस इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट ही है। आप कहोगे माइनस इनफाइनाइट तो नेगेटिव नंबर है, तो हम कहेंगे कि नंबर वाले नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब तो पोजीशन उधर है तो बहुत लार्ज नंबर ना, तो इसीलिए 1 माइनस इनफाइनाइट भी 0 देता है और 1 इनफाइनाइट भी 0 देता है। नहीं आया समझ में? कोई ऐसा नहीं कि 1 माइनस इनफाइनाइट -0 देता है सर। क्या आपको कहानी पकड़ में आती आ रही है ना? हाँ, वो है लार्ज नंबर, मतलब बहुत लार्ज नंबर है, भले वो एक जना इधर है और एक जना इधर है, बट दे आर लार्ज नंबर टू अस। हमारे लिए माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट दोनों भाई भाई है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो अच्छा, ये चीज को जो मैंने ऐसे लिखी, इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका नंबर 2 सुनिएगा। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू इनफाइनाइट a⁻x, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए किसी ने मुझे ऐसा दे दिया तो मुझे तुरंत नजर आ जाना चाहिए कि x की जगह मुझे क्या रखना है? इनफाइनाइट। तो सारा रोल a का हो गया। अगर a की वैल्यू 1 से कम हो गई, 1 से कम मतलब -1 से 1 के बीच, ठीक है ना, तो 1 से कम होते 1 से कम की पावर इनफाइनाइट 0। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, माने 1 से बड़ी माने 1 से बड़ी इधर और -1 से बड़ी उधर, सॉरी, और a की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 1 हो गई तो 1, सही है? मैंने कहा था ना, मैं जो बात यहां लिख रहा हूं उसे जस्ट पलटूंगा, और मैं पलट गया, ठीक है? लेकिन मैं पलटा या आपके समझने में गड़बड़ हुई वो देखते हैं। हाँ बताओ कहां? नहीं, अब आप मेरे से यहां घेर सकते हैं कि सर 1 की पावर इनफाइनाइट तो कितना होता है? 1 होता है। तो आप दिमाग लगाओ, राइट है? जरा सोचो ये कैसा वाला है? ये लिमिट से आने वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये तो बात समझ में आती है। मैं आपके सामने रख रहा हूं लिमिट, ठीक है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, और a टेंड्स टू 1, और a की पावर n ले रहा हूं, ले लूं? अगर मैं ये ले रहा हूं तो आपको ये तो बात पक्की है कि मैं ऊपर में तो इनफाइनाइट ही लगाऊंगा, क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि इनफाइनाइट तो थोड़ा बहुत इधर उधर भटक गया। हाँ, मैं थोड़ा बहुत +h -h कर सकता हूं, सही है? तो +h -h करने से इनफाइनाइट इतना बड़ा है कि उसकी तबीयत के कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने a की जगह 1 रखा, a टेंड्स टू 1 रखा, तो इसका मतलब हर एक बच्चे को पता है मैंने a नॉट इक्वल टू 1 रखा है। इसका मतलब मेरे पास 2 चॉइस है, या तो a 1 से या फिर a 1 से। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? तो जब फॉर्म बनेगी ना तो दुनिया को जरूर दिखाने के लिए 1 बनेगी, क्योंकि मुझे एक ही जगह 1 रखना है। लेकिन ये 1 नहीं होगा, ये टेंडिंग टू 1 होगा। टेंडिंग टू 1 होने का मतलब या तो 1 से बड़ा या 1 से छोटा। क्या आपको ये कहानी पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही है नहीं है कि नहीं? तो ये जो 1 टू द पावर इनफिनिट है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली 1 टू द पावर इनफिनिट, दैट इज टेंडिंग 1 टू द पावर इनफिनिट।
दैट इज, है ना, दैट इज टेंडिंग 0 by 0, दैट इज टेंडिंग इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, एवरीथिंग इज टेंडिंग। कहानी पकड़ मारी है? एग्जैक्ट इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट तो फॉर्म ही नहीं हुआ। एग्जैक्ट इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मतलब मेरी जहां तक जानकारी है ना, हम लोग तो शायद अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि जीरो पैदा हो जाए, बाकी तो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो लाए कैसे? एग्जैक्ट जीरो लाने का मतलब यह है कि जैसे हमने कोई एटम रखा और हटा लिया, लेकिन कहते हैं कि इतनी देर में भी मास डिके हो गया, तो मास डिके हो गया तो वो कभी एग्जैक्ट जीरो दे ही नहीं हमारे को, नहीं है, तो जीरो ही नहीं पैदा हुआ अब तक, हम तो इनफाइनाइट तक तो बाद में पहुंचेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये जितने भी मतलब आपको बाद में बदलेगा सब मिथ्या 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 मिथ्या, इसीलिए मतलब अपने बड़े बुजुर्ग तो पहले ही बोल गए जीवन ही मिथ्या है, लफड़ा ही खत्म, ठीक है, कौन जीरो कौन वन, ठीक है। चलो अपन आगे चले। चलो आगे, बड़ी छोटी छोटी बातें आपके सामने मैंने लगा ली, ठीक है, और अब चलते हैं एक छोटा तो क्वेश्चन करते हैं। अब मेरी बात यहां तक समझ गए? आइएगा। हाँ भाई आइए, अब पहला क्वेश्चन करते हैं, राइट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ रहा हूं। लिमिट में दे रखा है n टेंड्स टू इनफिनिट n इंटू 3 की पावर n, अपॉन में दे रखा है n इंटू x माइनस 2, प्लस में दे रखा है n इंटू 3 टू द पावर n प्लस 1, प्लस में दे रखा है 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 by 3। कहता फाइंड रेंज ऑफ x, x की रेंज बताइए क्या होगी, राइट है। अब जरा इस तरफ देखो, रेडी। क्लास के सबसे बदमाश बच्चे की नजर से देखोगे ना, तब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसको पता है आंसर तो आया हुआ है, अपने को तो 1 by 3 मिलाना है, ठीक है। तो उसके दिमाग में बिल्कुल सीधे सीधे स्टेप्स है, उसको पता है अपने को ऊपर 1 लाना है, ऊपर 1 ले आया तो 3 को तो बाद में जुगाड़ लेंगे। तो उसे पता है ऊपर n इंटू 3 की पावर n है, तो ऊपर 1 तभी आएगा जब मैं नीचे से n इंटू 3 की पावर n ले आऊँ, और लेके आते काट देंगे ऊपर 1 आ जाएगा, भले ही पूरा मिले ना मिले ऊपर तो 1 मिला ही लूँगा, ठीक है ना। तो हमको पता है उसने जुगाड़ लगाया, n इंटू 3 की पावर n कॉमन ले लिया, तकदीर से उसे कॉमन लेना आता था, ठीक है। तो n तो वैसे ही बाहर आ गया, यहाँ 3 की पावर n का लोचा पड़ गया, ठीक है। मैं 1 मिनट ये भी चेक कर लूँ x पूरा क्वेश्चन सही है या गलत है, और शायद ये गलत है ना। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज क्या है, n और है। तो जैसे ही अपन ने 3 की पावर n कॉमन लिया, तो यहाँ मार्केट में रह गया x माइनस 2 by 3 की पावर n। सोच लिया आपने? नहीं, अच्छा इससे अगर अपन ने n कॉमन लिया तो n तो दे देगा, उल्टा 3 की पावर n भी देने को तैयार है, क्या रह जाएगा यहाँ 3 रह गया, प्लस में इससे इसके बाद 3 की पावर n तो ही, ये तो दे देगा, क्या रह जाएगा 1 by n। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? उसे पता है कि उसका निशाना सीधा लग रहा है 1 by 3, सही है। ये कटा और 1 आया, कम से कम उसे ये पता है कि उसकी क्लास टीचर जो है पूरे नंबर नहीं काटने वाली, अब है क्या नहीं, स्टेप्स के एक आधी नंबर तो दे ही देगी। इतनी दूर तक गाड़ी सरक गई, फिर उसके मन में लालच आया, उसको लगा यार 3 अपने पास पड़े ही है, अगर ये पास के दोनों 0 पड़ जाए, है क्या नहीं, जिसमें n की जगह इन्फिनिट रखती तो 0 भी जा रहा है, बस एक ही कांटा है, यही 0 हो जाए तो 1 by 3 मिला ही लेंगे अपन। तो आंसर मिलाने है कि नहीं, चैंपियन होता है अपन इंडियंस, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 1 by 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाए। तो उसकी पूरी कोशिश इस बात पे थी कि लिमिट के लगने पर x माइनस 3 x माइनस 2 by 3 क्या हो जाए, 0 हो जाए। और अचानक से उसे अपनी क्लास का पहला पेज याद आ गया, उसे याद आया कि सर ने बताया था कि जब भी डिग्री इन्फिनिट होती है तो ये 0 तब बन जाता है जब अंदर वाला 1 से कम हो, हाँ या ना। तो अंदर वाले को उसने खट्टे से 1 से कम के बीच में रख दिया, इधर 1 से कम तो उधर -1, याद आया, -1 से 1 बोला था। तो अब उसे पता है आंसर आ गया, 3 इधर -3 इधर
और यहाँ x-2, फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और यहाँ कितनी आ गई -1। फाइनली अपना आंसर -1 से 5, तो रेंज -1 to 5 आ गया। आगे का नहीं पकड़ में, ठीक है, फटाफट से कॉपी हो जाए, आगे चलेंगे। मेथड्स टू सॉल्व लिमिट, आ जाए एक एक करके इस पे। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है ना। सेकेंड, फैक्टराइजेशन। थर्ड, रैशनलाइजेशन, ठीक है ना भाई। फोर्थ, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिट टाइप, ठीक है। फिफ्थ, स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। सिक्स, स्टैंडर्ड लिमिट के बाद, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन बेस्ड, वो इसी में आ गया एक स्टैंडर्ड लिमिट, एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन, है ना। एंड लास्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। बस इतना सा काम और काम डन। आपका टाइम टेबल आ गया क्या? टैब में आता है क्या? तो टैब तो अटैच होता होगा ना। शाम को लगी, कल से शाम को लग रही है, दिखा ना टाइम टेबल। हाँ शायद ये क्लास लास्ट है या इसके बाद भी है? लास्ट है ना, तो बस आपको मतलब जाने से पहले टाइम टेबल तो मिलेगा ही ना, नहीं तो अपडेट कैसे करोगे? इस टाइम तक तो आ जाता है ना आपका टाइम टेबल, नहीं? तो आपका टाइम टेबल किस फॉर्म में आता है? मतलब आप ही क्लास का आता है या पूरा आता है, कैसे? पूरा देखा ना, बहुत टिपिकल काम है क्या ये, लॉग इन करना? पक्का? तो फिर कब तक आएगा? 12 तो बजने वाला है ना, तो फिर सुबह आकर के देखेंगे अपन। हाँ नीचे लग गया होगा ना, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, नीचे लग गया होगा ना, तो कोई लेके नहीं आएगा, लिख के लाए। हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आ जाइए अगले पॉइंट पे बात करते हैं, अपनी कहानी में अगले पॉइंट पे चलें, है ना। देखिए जब पहला पॉइंट ले रहे हैं अपन लोग, फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये लाइन हम लोग शायद तीसरी बार लिख रहे हैं। और लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x) exist only when LHL equal to RHL। बाकी इसमें चेंजेस तो मैं आपको वैसे भी बता चुका हूं। तो इसका मतलब ये कि हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, सिर्फ LHL RHL चेक करना होता है। क्या आप ये बात समझ गए? सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, इनको गलती से भी हल्के में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि यही अगला चैप्टर है, यही एग्जैक्टली यही है। बस उसमें क्या करना होगा, LHL इक्वल टू RHL के सामने FA और बैठाना होगा, बस इतना सा काम करना है। और FA ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। माने आपके लिए असली लड़ाई तो LHL RHL सीखना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से काम की चीज है। अब देखिए काम की बात तो हुई गई, ठीक है, LHL इक्वल टू RHL। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए ना कि सर मेरे कुछ क्वेश्चन के अंदर LHL RHL लगाऊं और किसमें नहीं लगाऊं। मुझे पता ही नहीं चलता कि इसमें LHL RHL कब लगा लेते हैं। तो याद रखना, पहला पॉइंट ये रहा। सेकेंड पॉइंट क्या है, वी चेक LHL इक्वल टू RHL, ठीक है ना, इन
फॉलोइंग फंक्शंस या फॉलोइंग केसेस। ठीक है ना भाई, हम लोग किन किन जगहों पर LHL RHL चेक करेंगे क्वेश्चन कहीं पे भी बैठा हो लेकिन आपको वहां स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यार इस पर तो LHL RHL चेक करना मांगता है। कौन कौन सी जगह है? पहला, ठीक है ना, सबसे पहले वो सभी क्वेश्चन जिनमें मॉडुलस आ जाए, मॉड, ठीक है ना। सेकंड, जिनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए। थर्ड, जिनमें सिग्नम आ जाए, सही है। फोर्थ, जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट x आ जाए। फिफ्थ, ठीक है, जिनमें डिफाइंड फंक्शन आ जाए, राइट है। और सिक्स, ठीक है, जिनमें भी चोर फंक्शन आ जाए। ठीक है, चोर फंक्शन क्या है? ये मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला था, है कि नहीं, पकड़ में ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं इसका नाम ही चोर फंक्शन। जिनमें भी 1/x, 1/x क्यूब, 1/x की पावर 5 वगैरह वगैरह मिल जाए, माने 1/x की डिग्री ऑड हो, उनमें जरूर अपने को, ठीक है ना, LHL RHL चेक करना चाहिए। ठीक है ना, 0 पर। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ता हूं। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें अगर आप पकड़ते जा रहे हैं तो अपन आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन ही उठा रहा हूं, राइट। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन लोग। लिमिट में x टेंड्स टू 0, 1 + 2 to the power 1/x to the power -1। छोटा सा क्वेश्चन है। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में ऐसा दिख गया तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा पहला काम तो मुझे इसे ऐसे लिख लेना चाहिए और लिमिट x टेंड टू 0 लगाना चाहिए। नॉर्मली मैं x की जगह अगर 0 रखता हूं तो बच्चे को पता है 1/0 इन्फिनिट हो जाएगा, और 2 की पावर इन्फिनिट, 2 याद है ना, 1 से बड़ा, 1 से बड़े की पावर इन्फिनिट हो जाएगा, इन्फिनिट + 1 इन्फिनिट हो जाएगा, और 1/∞, तो आंसर 0 पक्का आ रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि यार चोर फंक्शन है, इसलिए बिना LHL RHL के ना जाए, क्योंकि जहां भी ये सब होंगे मैं आकर्षित होऊंगा LHL RHL की ओर, तो मैंने मार्केट में तुरंत LHL RHL डाल दिया। LHL लिखते ही मुझे पता है मुझे 0 पे चेक करना है, तो मुझे दुनिया को बताना पड़ेगा कि भाई 0 - h लिखूंगा x की जगह। अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये बन जाएगा 1/1 + 2 की पावर -1/h, और क्योंकि कहानी में h की एंट्री हो गई है इसलिए h टेंड्स टू 0 लगेगा। मैं दोबारा डायलॉग बोल दूं, क्योंकि कहानी में, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 लगेगा। तब तक RHL के लिए मुझे पता है मुझे x की जगह 0 + h लिखना है। किसी के मन में शंका तो नहीं आई कि 1 + h क्यों नहीं सर? क्योंकि लिमिट 0 पे बेटा, 1 पे मैं क्या करने जाऊंगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ कितना 1/1 + 2 to the power 1/h, और h की एंट्री होगी इसलिए h की जगह 0 लगेगा। h की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो 1/0 इन्फिनिट, 2 की पावर इन्फिनिट, दैट इज 1/∞ बोले तो क्या है 0। जबकि इधर देखा जाए तो h की जगह 0 रखते ही 2 की पावर -∞, 2 की पावर -∞ इज इक्वल टू 1/2 की पावर इन्फिनिट, 1/2 की पावर इन्फिनिट बोले तो 1/∞ बोले तो 0। इसका मतलब ये तो 0 है, इसका मतलब ये बन गया 1/1 + 0, इसका मतलब कितना आ गया 1। तो आपको पता चला LHL 1 और RHL 0, क्या दोनों इक्वल आ गए क्या? आप तो इन्फिनिट आंसर देने वाले थे, अभी तो आप 0 बोल जाते, लेकिन आपको इस बात ने बचा लिया कि LHL RHL चेक कर। ठीक है, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम कब चेक करें, चेक करें कब? इन 6 जगहों पे तो जरूर करें, वरना ये आपको खत्म कर देंगे। आंसर आता हो अभी आपसे छीन के ले जाएंगे, राइट है। वरना तो 0 कितना अच्छा आंसर लग रहा था। ठीक है, ये आप घर से ट्राई करना। अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ हाँ, नीचे 2n+1 डिग्री में 2n+1 है भैया, है ना, थोड़ा छोटा रह गया 1। ये आप घर से कर लेना, ठीक है। कोई बताएगा इसमें LHL RHL लगेगा या नहीं लगेगा? कारण बताओ। चोर है, कैसे पता?
1/x जैसी शक्ल लेके पैदा हुआ है, तो हमारे लिए तो बनेगा ही, ठीक है। LHL RHL तो लगेगा। अब अगले पॉइंट पे आ जाओ आप दौड़ करके। हाँ भाई, अगला पॉइंट, क्या आपको इसमें 1/x दिखा? अगले क्वेश्चन में 1/x दिखा? आकर्षित हुए LHL RHL की तरफ? जाऊं या नहीं जाऊं? रुक जाओ, क्योंकि लिमिट देखो x टेंड्स टू 0+ है। अगर लिमिट एक्सटेंड टू 0+ है, क्यों जा रहे हो दोनों? और 0+ का मतलब सीधी सी बात RHL है। नहीं आया पकड़ में? इतना तो समझ में आप ही को आना पड़ेगा कि जब 0+ लिखी थी आप फिर भी LHL RHL कर रहे हो, ठीक है। तो यहां क्या करना है? x की जगह पर h, 0+h माने h, तो यहां हो जाएगा h इंटू e की पावर 1/h अपॉन में 1 + e की पावर 1/h, और h की एंट्री हो गई इसलिए लिमिट एक्सटेंड टू 0। अब यहां एक और कंसेप्ट सीखो आप, ये आपको क्लास 12th के टीचर सिखाते ही हैं कि जब भी ऊपर नीचे e की पावर 1/h हो, मैं आपको दूसरे शब्दों में बोलूं, अगर आप h की जगह 0 रखोगे तो e की पावर इन्फिनिट हो जाएगा। यार आप कॉमा में e की पावर इन्फिनिट हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी e की पावर इन्फिनिट हो जाएगा, और e की पावर इन्फिनिट होता है। क्या ये बात पता है आपको? तो ये भी इन्फिनिट दे रहा है और ये भी इन्फिनिट दे रहा है। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई दो लोग इन्फिनिट दे रहे हो तो दोनों को बाहर बुला लो कि बेटा 1 मिनट बाहर आओ, ठीक है। ये बाहर आएंगे, यहां से h ही रह जाएगा भाई, ऐसे तो बाहर बुलाऊंगा, ठीक है। यहां से देखा जाए तो e की पावर 1/h बाहर बुला लिया, यहां रह जाएगा 1/+1। क्या आपके दिमाग में ये बात आ गई? बाहर बुलाते ही 2 जमा 2 दोनों के, लिमिट एक्सटेंड टू 0, सही है क्या? 2 इन्फिनिट, ठीक है। इन्फिनिट देते ही ये 0 हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? h, तो h अपॉन में नीचे कितना? देखो अब मैं h की जगह 0 रख सकता हूं, 0/0+1 उर्फ 0। नहीं है तो आंसर 0 आ गया, नहीं तो क्या आ रहा था? इन्फिनिट बाई इन्फिनिट। देखा आपने? हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखिए साहब, अगले क्वेश्चन में लिमिट का आंसर दिया हुआ है नहीं, इसलिए लिमिट का आंसर नहीं निकालना, ठीक है। इसमें तो उल्टा ए और बी निकालने हैं। यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे इससे जाने से पहले दोबारा दिमाग लगाओ। क्या आपकी नजर 1/x पे पड़ी? आकर्षण हुआ, किस तरफ गए? LHL RHL। लेकिन LHL और RHL हमें निकालने नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि आंसर आ चुका है। तो अगर बाय द वे आंसर 2 आया है तो तभी आया होगा जब लिमिट एग्जिस्ट करी होगी। तो इसका मतलब ये कि पक्की बात है LHL और RHL बराबर आए होंगे, नहीं तो 2 कौन दे गया? इसका मतलब ये कि जरूर जो आंसर 2 आया है वो LHL का भी रहा होगा और RHL का भी रहा होगा, तभी दोनों बराबर हुए और 2 बोल पड़े। इसका मतलब सामने वाले ने क्लियर कट मैसेज दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे भी 2 आ रहा है और 0-0+ पे भी 2 आ रहा है, राइट है। तो आपने दिमाग लगाया कि अच्छा ओके, लिमिट एक्सटेंड टू 0- की बात करते हैं। LHL माने समझ गया? LHL को मैं अगर बाय द वे बात करूं तो x की जगह पे कितना रखना है? 0-h, तो हर x की जगह -h अगर मैं रखता हूं तो ये बन गया 1 + a³ प्लस में 8 इंटू में e की पावर -1/h अपॉन में बन गया 1 + 1 - b³ इंटू में e की पावर -1/h। और क्योंकि h की एंट्री हो गई है इसलिए h टेंड्स टू 0 और आंसर में 2।
राइट है। RHL के टाइम पे मैं लिख लूंगा x की जगह 0 प्लस h और हर x की जगह h। अगर x की जगह h जाएगा तो 1 प्लस a क्यूब प्लस में 8 e की पावर 1 बाई एच अपॉन में नीचे 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब इंटू e की पावर 1 बाई एच बन रहा है। और आंसर में 2 तो लाना ही है और h टेंड्स टू 0, राइट है। अब दिमाग लगाते हैं। आपको पता है कि मैंने अगर h की जगह 0 लगाया तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिट बनाएगा। अभी अभी हमने 2 की पावर माइनस इन्फिनिट निकाला था, कितना आया था 0, तो e की पावर माइनस इन्फिनिट भी 0 ही होना है। नहीं आई ये बात पकड़ में? तो ये भी 0 है, ये 0 है और ये भी 0 है। 0 लगाते ही आपको पता है ये पूरी पार्टी, 0 लगाते ही पूरी पार्टी क्या रह गया मार्केट में 1 प्लस ए क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू 1। नहीं आया तो ए इज इक्वल टू 1। लीजिए साहब ए तो हाजिर हो गया। अब आते हैं इस तरफ, इधर क्या हुआ होगा अगर मैंने h की जगह 0 लगाने की सोची तो e की पावर इन्फिनिट बन रहा था जो कि इन्फिनिट दे रहा था, तो इन्फिनिट ये भी दे रहा है। क्या करूं, बाहर आ जाओ, ठीक है। e की पावर 1 बाई एच बाहर आया, ठीक है। तब तक आपको पता होगा ये हो जाएगा 1 प्लस ए क्यूब डिवाइड बाई e की पावर 1 बाई एच प्लस 8। सोच लिया आपने। नीचे से भी अगर आपने e की पावर 1 बाई एच कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एच प्लस 1 माइनस बी क्यूब, सोच लिया, इजिकल टू 2। हटा हटा। अब h की जगह क्या करना है 0 लगाना है। 0 लगाते ये, अरे नीचे वाला इन्फिनिट बन गया ना तो 0 और ये 0, तो ये दो तो 0 बन गए। फाइनली मार्केट में कितना रह गया 8 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई 2। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि समझदार लोग जानते हैं यहाँ हो गया 4, इसका मतलब 1 माइनस बी क्यूब बराबर 4, तो बी क्यूब इज इक्वल टू -3। गलत तो नहीं है? अगर ये सही है तो इसका मतलब b की वैल्यू आ जाएगी -3 की पावर 1/3, जो कि बुरा नहीं है। आएगा भी, आएगा ही आएगा। अरे 1/3 तो हर एक किसी का आ जाता ना, नेगेटिव नंबर का। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट पॉसिबल है, अंडर रूट नहीं है ना। तो ये भी आ गया, वो भी आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया, राइट है। अभी इसका नहीं में कोई दर्द इधर तक LHL RHL आपके पकड़ में आ रहा है? कब करना है ये तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये देखते मैंने LHL RHL नहीं लगाया, मतलब मैंने क्या सीखा फिर? हाँ? दोनों ही प्रश्न अनपूछे हैं, मतलब किसी ने पूछा नहीं मुझसे, ठीक है, लेकिन पूछे जाने की आपकी क्लास में संभावना भी ना के बराबर है, ठीक है। तो खुद ही क्वेश्चन बना के खुद ही आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। पहला, सर LHL RHL के बराबर नहीं होता तो लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? LHL अगर RHL के बराबर ना हो तो लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, ठीक है ना। देखिए साहब, आपको पहले लिमिट के एग्जिस्टेंस की मूल भावना समझ में आए ना, तब आपको पकड़ना आएगा। इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x² माइनस 9 डिवाइड बाई x माइनस 3। मान लीजिए मुझे इसका ग्राफ बनाने को कहा जाए कि सर आप इसका ग्राफ बनाओ, क्या होगा? तो मैं आपको बताऊंगा ये कट सकते हैं, तो ये y इक्वल टू x प्लस 3 रह जाएगा। सोचना, सोच लिया आपने? तो एक तरह से मुझे y इक्वल टू x प्लस 3 बनाना, मेरे को x की लाइन को 3 ऊपर करने का है। लेकिन अगर मैंने x की जगह 3 रख दिया तो 0/0 भी आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, ठीक 3 पर एक गैप छोड़ देता हूं। क्या आपके दिमाग में आया? तो x प्लस 3 के ग्राफ में और इसके ग्राफ में एक ही अंतर है, x प्लस 3 का ग्राफ लगातार होता और इसके ग्राफ में ब्रेक है। अब ये जो ब्रेक है, हाँ 3 नहीं है उसका, ये जो ब्रेक है इस पर इसकी वैल्यू 3 से जस्ट पहले, 3 पे तो है ही नहीं ना फंक्शन, 3 से जस्ट पहले अगर आप ग्राफ की वैल्यू निकालें और 3 के जस्ट बाद अगर आप ग्राफ की वैल्यू निकालें तो you'll find a very small tolerable difference between the values, tolerable difference, ठीक है ना। जैसे मान लो ये अगर आपको पता चला इसकी वैल्यू 5.999999 वेरी क्लोज टू 6 आ रही है और ये 6.0000 लास्ट में जाके कहीं 1 आ रहा है, तो आपको पता चला ये इतना क्लोज था कि इट वॉज फिट टू, माने बोथ द वैल्यूज वर फिट टू 6, दोनों वैल्यूज
6 के आसपास इतनी क्लोज थी कि हम 6 भी मान लेते तो मानी जा सकती थी, माने द वैल्यूज वर टॉलरेबल इनफ टू इग्नोर द डिफरेंस। दोनों वैल्यू जो थी ना एग्जैक्ट वैल्यू के इतने क्लोज थी कि मैं उसको झेल सकता था कि यार इतना क्लोज तो चलता है। क्या आप ये बात समझ गए? अगर ये गैप इतना क्लोज है कि आप ये कहते हो ना कि चलता है, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब है लिमिट ऑफ टॉलरेंस एग्जिस्ट है। भाई मैं झेल सकता हूं, इतना क्लोज है LHL RHL। क्या आपको ये बात समझ में आई? लेकिन अगर बाय द वे नहीं है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके ने कोई सोने की अंगूठी पहनी है, ठीक है ना, और वो अंगूठी एक दिन सुबह उठते हो और आपने देखा कि अरे ये क्या, एक तो इसमें गैप आ गया, टॉलरेबल माने गैप आ गया, गैप टूट गई, ठीक है। तो अपन ऐसा थोड़ी ना है ये तो गैप आ गया माने यहां से क्रैक आ गया, क्रैक हेयर क्रैक बिल्कुल बारीक सा, तो अपन ऐसा थोड़ी ना हेड अब नहीं देखेंगे फेंक देंगे, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना। इतना रईस तो कोई भी नहीं है ना। फिर हम क्या करते हैं ना, सुनार के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं भाई साहब इस पर झाल लगा दो। वेल्डिंग के लिए तो नहीं बोलता ना कोई हाँ, इस पर झाल लगा दो, ठीक है। तो वो इस पे इसको कवर अप कर देता है और घिस करके बिल्कुल मेंटेन कर देता है। यही होता है ना भाई, नहीं है। लेकिन वो तब जब आपको पता है कि इतना बारीक सा गैप है कि वो झाल लगाने से फिट हो जाएगा और चीजें फिर वापस पहले जैसी चल सकेंगी। लेकिन अगर सपोज करो आपकी अंगूठी में इतना गैप आ गया तो वो आपसे क्या पूछेगा, भाई साहब इस पर झाल लगाऊं कि रॉड लगाऊं, ठीक है, क्या करो बताओ। अब आपको समझ में आया कि गैप ही इतना बड़ा है कि आपको लगा कि नहीं यार वो टॉलरेंस की लिमिट पे पार चला गया, तो LHL RHL में लफड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है सर, टॉलरेंस की लिमिट के कोई चीज पार चली जाए? ऐसे ऐसे हो सकता है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ जा। मान लो आप 2 पे खड़े हो, 2 से जरा सा आगे जाते हो तो 2 + h यहां मिलता है आपको, और 2 - h आपको यहां मिलता है। ये इतना बड़ा गैप है, दैट इज इग्नोरेबल, नॉट इग्नोरेबल, इट इज नॉट इग्नोरेबल। ये गैप आप भूल नहीं सकते, नहीं है तो आप ऐसे में कहते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई कि लिमिट ऑफ टॉलरेंस डज नॉट एग्जिस्ट। ये कहानी आपके पकड़ में आ गई नंबर 1। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं व्हेन LHL = RHL तो लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहने का तो कारण मैंने आपको समझा दिया। फिर भी एक और बात समझाता हूं, ठीक है। नंबर 2 कंसेप्ट सुनो। अगर मान लीजिए किसी ने मेरे को कहा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट है, सही है, और मैंने दे रखा -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर n। क्या दे रखा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर n। हालांकि कहानी में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक किरदार है, और मैंने ही आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट या सिग्नम या मॉडुलस या डिफाइंड फंक्शन ऐसा कुछ होने पर हर बार आपको LHL RHL करना है। लेकिन अगर आपने है ना n टेंड्स टू इनफिनिट + h या इनफिनिट - h करने की कोशिश करी तो आपके आस पड़ोस वाले हंसते हंसते मर जाएंगे। समझ में आया क्यों? क्योंकि आप एक भद्दा मजाक कर रहे हो सोसाइटी से। इसके 10, 5, 15 करोड़ 20 करोड़ तक का असर नहीं पड़ता। आप h घटा रहे हो, इसके गुदगुदी तक नहीं होगी इसकी, ठीक है ना। तो अब आपको यहां से एक बात की फील आ जानी चाहिए, इनफाइनाइट होने पर LHL RHL नहीं करते, एज इट इज बाहर रख देते हैं। भाई तू तो देवता है, तू बाहर आ जा, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएंगे अपन। अब काम की बात करते हैं। नंबर 2, n की जगह अगर मैंने इनफाइनाइट रखा तो इनफाइनाइट के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे इंटीजर बना के ही मानेगा। और अगर ये इंटीजर बन गया तो इसके बाद 2 चॉइस हैं, या तो ये इवन इंटीजर बनेगा या ये ऑड इंटीजर बनेगा। इस बार LHL RHL का रोल खत्म हो चुका है। उसके बावजूद आपको पता है ये वाला आंसर 1 आने वाला और ये वाला आंसर -1 है। अब LHL RHL नहीं है मार्केट में। अब बताओ मैं लिमिट का आंसर 1 लूं या -1 लूं या दोनों ले लूं? इस जगह कंसेप्ट कहता है कि कहानी ये है कि आपके पास में अगर -1 1 आ रहा है तो लिमिट के 2 आंसर नॉट अलाउड। लिमिट के 2 आंसर नॉट अलाउड। लिमिट का मतलब है ग्राफ की वैल्यूज एक ही जगह पे 2 कैसे आ सकती हैं? नहीं आई समझ में? तो आपको यहां पे पता होना चाहिए, यहां से बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट निकलता है जिसका मतलब होता है मल्टीपल आंसर ऑफ लिमिट नॉट अलाउड। मल्टीपल आंसर्स
ऑफ लिमिट नॉट अलाउड। ठीक है, माने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहानी पकड़ में आ गई आपको? अच्छा, 2 बजे से। हाँ कॉपी कर लो। ठीक है, बहुत ही काम की चीज आ गई। ठीक है, मल्टीपल आंसर्स नॉट अलाउड। ठीक है भाई, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम एक्यूमुलेट करेंगे। अगले पॉइंट पास हो, रेडी? अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। रेडी? हाँ जी साहब, आपको अब खुद अपने हाथों से ये क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि कहानी में ग्रेटेस्ट इंटीजर है या नहीं है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है या नहीं है? अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो देखते ही लिमिट के क्वेश्चन में आपके दिमाग में क्या आता है? LHL RHL। इनफाइनाइट में नहीं आता, लेकिन ये तो नॉर्मल नंबर है तो आपको LHL RHL आना चाहिए। अच्छा, क्या मेरे को इस क्वेश्चन में LHL RHL करना है या सिर्फ LHL? तो मुझे x की जगह क्या रखने का है? 2 माइनस h। अब आप रखिए, ठीक है, आंसर अपने आप आ जाएगा आपका। आप तो रखो। लिमिट एक ऐसा चैप्टर है ना जो भयानक से भयानक बच्चे को भी है ना आ जाता है। हाँ भाई, -3। बाकी लोगों का नहीं है अभी तक। बनाओ बनाओ, पहला क्वेश्चन तो बनाओ कम से कम। कुंडली में एक बार ठोकर मार दो आप। बात करेंगे, देखेंगे कहां रुकावट आई। हाँ भाई, इतना छोटा क्वेश्चन तो बनाइए कम से कम। बनाया, 2 माइनस एक्स की जगह 2 माइनस एच रखा, 2 माइनस एच माइनस 2 रखा, -2 माइनस एच सोचा। और क्योंकि कहानी में इतनी दूर तक सही होगा नहीं, कितनों का सही है इतनी दूर तक? बाकी उन्हें रखा भी नहीं। इतनी हिम्मत तो हमेशा होनी चाहिए कि चलो रख तो लिया था। एच 2 कट गया, कितना रह गया? माइनस एच। और माइनस में 2 माइनस एच अभी भी मैं टच नहीं करा। अब मेरी काम की बात सुनिएगा, बड़ी समझदारी से एक बात सुन लेना। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दो ऐसे फंक्शन हैं जिनमें लिमिट अंदर नहीं जाती, और अगर बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ती है तो वी टेक इंडिकेटिव वैल्यूज। हम सिर्फ आइडिया ले सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट पुट ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ लिमिट इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमको यहां जीरो नहीं रखने का, यहां आइडिया लेना पड़ेगा। पहले इस मैटर को यह सलटाएगा, जब h बाहर आएगा तब लिमिट रखी जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए, जिसे आप h कहते हो उसे मैं 0 प्लस h कह सकता हूं, इसे मैं 0 माइनस h कह सकता हूं। अगर ये h है तो 0 प्लस h माने 0 से हल्का सा बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे कहां ले जाएगा? 0 पर। ये 0 माइनस h है, माने 0 से हल्का सा कम है, और 0 से हल्का सा कम होते ही कहां जाके लगेगा? -1 तक। तो ये हो जाएगा प्लस में -1। आई बात? तब तक ये -2 प्लस h वेट कर रहा है, और लिमिट में h टेंड्स टू 0 में लगा रहा हूं। अगर मैंने h की जगह 0 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली माई आंसर विल बी -3। कहानी पकड़ में आई? नहीं आई? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब दूसरी सुनिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा टाइम भी लगा दिया, अगला सुनिएगा। लिमिट x टेंड टू 0, बहुत छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं। एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन एक्स स्क्वायर। कहानी में आपने किसके दर्शन करे? ग्रेटेस्ट इंटीजर के। तो आपको तुरंत किसकी फील आनी चाहिए? LHL RHL। अगर आपने LHL RHL की फील ली, आपको पता होना चाहिए। अब अपन थोड़ा सा इसमें फास्ट भी कर सकते हैं। x की जगह 0 माइनस h बता के सीधा अटैक करेंगे। RHL के टाइम पे x की जगह कितना लेना है? 0 प्लस h। अगर मैं इतने छोटे क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूं तो ये -h का स्क्वायर अपॉन में नीचे -h का स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर देखा जाए तो x की जगह h का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप एक बात बताइए, ये -h का स्क्वायर बिकम्स h स्क्वायर, हाँ या ना? h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सही है।
तो उसका स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव माने जीरो से बड़ा या छोटा, कितना, बहुत ही बारीक सा बड़ा, लेकिन जीरो से हल्का सा ही सही, लेकिन बड़ा तो है। जीरो से जरा सा भी बढ़ेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल पुल इट बैक टू जीरो। तो यहां जीरो आएगा, लिमिट नहीं लगाई मैंने अभी लिमिट नहीं अप्लाई करी है, उसे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को ये जीरो से हल्का सा बड़ा है। जीरो से हल्का सा बड़ा होते ही मुझे पता होना चाहिए, ठीक है ना, जीरो से हल्का सा बड़ा होते ही मुझे ये पता होना चाहिए कि जीरो बन जाएगा। लिमिट नहीं लगी अभी, एच स्क्वायर जिंदा है, लेकिन क्योंकि कहानी में जीरो पहले आ गया और जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग जीरो, इसका मतलब इट इज जीरो। लिमिट लगी ही नहीं, क्योंकि अगर आपके हिसाब से लिमिट लगती तो इट मस्ट बी जीरो बाई जीरो, लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले सॉल्व होता है फिर लिमिट लगती है। नहीं समझ में आया? अब जरा इधर आ जाओ, तब तक इसने क्या बिगाड़ा, अरे तो बिल्कुल जीरो प्लस एच स्क्वायर है, पिछले वाले जैसा, माने ये फिर जीरो बन गया, जीरो बाई एच स्क्वायर फिर से कितना है जीरो, इसका भी जीरो इसका भी जीरो, तो फाइनली लिमिट का आंसर जीरो। नहीं है, क्योंकि LHL इक्वल टू RHL आ गया। कहानी ये भी पकड़ में आई या नहीं आई? अभी भी नहीं आया। तो आप छोटे छोटे सही, लेकिन बहुत जरूरी कंसेप्ट सीखते जा रहे हो कि पहले लिमिट नहीं लगेगी, पहले सॉल्व होगा फिर लिमिट लगेगी। नहीं तो कई बच्चों के मन में यहां क्वेश्चन आता है सर लिमिट लगा देगा, कई तो लगा भी देते अंदर कि अगर मैंने जीरो लगाया वो तो जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आ गया, ठीक है, अरे तू लिमिट नहीं लगा सकता। क्लिक कर रही है आपको ये बात? अच्छा, एक लास्ट है ना इसके ऊपर भी, क्योंकि है ना मैं इस पूरी कहानी में आधे से ज्यादा पे मुक्ति पा लूंगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन मैंने ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही चल रहा हूं tan स्क्वायर x। वो सभी क्वेश्चन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हैं प्लस अंदर ट्रिग्नोमेट्री समेटे हुए हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ऑलवेज यूज ग्राफिकल मेथड। जहां तक हो सकता है ग्राफ पे खेलिए। आपको पता होना चाहिए tan स्क्वायर x का ग्राफ आपको नहीं आता, लेकिन आपको tan x का आता है। आपने tan x का ग्राफ बनाया और जैसे ही tan स्क्वायर x की बात चली, आपको पता है tan स्क्वायर x इज ए पॉजिटिव नंबर, तो आपको पता है जो भी नीचे नेगेटिव था वो ऊपर चला गया। अब आपके दिमाग में आया tan स्क्वायर x ऐसा होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। आपकी कहानी जीरो या जीरो के आसपास चल रही है, इतना आपको आइडिया हो गया है। आपको पता है लिमिट एक्सटेंड टू जीरो होने पर कहानी में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो आपके पास एक ही पॉइंट ऑफ सर्वाइवल है, टेक LHL RHL। आपको LHL RHL करना ही पड़ेगा। LHL और RHL के लिए ट्रिग्नोमेट्री में इतने सीधे रास्ते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपको पता है इट इज tan स्क्वायर जीरो प्लस एच और इट इज tan स्क्वायर जीरो माइनस एच। क्या आपको ये पकड़ में आ गया? जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच का मतलब ये जीरो है, जीरो प्लस एच माने ये, जीरो माइनस एच माने ये। अब आप एक छोटी सी बात खटाक से ने बता दो, ये tan स्क्वायर का ग्राफ है, तो वही मेरे को बताएगा जीरो पर वैल्यू कितनी है, जीरो, और जीरो प्लस एच होते ही tan स्क्वायर जीरो प्लस एच जो भी होगा वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा? जीरो से बड़ा। क्या ये बात सही है? अच्छा, जीरो माइनस एच होने पर जीरो होगा या जीरो से बड़ा या छोटा? जीरो से बड़ा, बड़ा ऊपर जा रहा है तो बड़ा, तो इसका मतलब ये भी जीरो से बड़ा। इसका मतलब इट इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी जीरो से बड़ा और ये भी जीरो से बड़ा, राइट है, ग्रेटर देन जीरो। ऐसा कह दूं? अगर दोनों ही जीरो से बड़े हैं तो ग्रेटर देन जीरो से जरा सा भी बढ़ेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विल मेक इट जीरो, और ये भी जीरो, तो आपका आंसर कितना आ गया? जीरो। आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो वो तमाम क्वेश्चन जिनके अंदर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, आपको हर बार कैसे सोचने का है? ग्राफ से। तो आपको खटक से ने कल दो छोटे छोटे क्वेश्चन करके आने, cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिमिट एक्सटेंड टू जीरो sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सही है? और अगर आपको मजा आ गया तो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पर ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस cos x भी चिपका ही देना। सही है? 3 क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे।